जेफरी एप्स्टीन की वजह से एक राजा आज गिरफ्तार हो गया। इंग्लैंड की महारानी का बेटा और राजा का भाई आज अरेस्ट हो चुका है क्योंकि उसने जेफरी एप्स्टीन की मदद से राजमहल के अंदर एक छोटी बच्ची को लेटाया, उसके पेट पर चूमा और यहां तक कि लड़कियों के साथ पहली बार इंग्लैंड के महलों के अंदर रेप किया गया। उस रेप करने के पीछे कोई और दूसरा शख्स नहीं, आज के वक्त में वो शख्स इंग्लैंड का राजा बन जाता, लेकिन जिस टाइम कहिए या कुछ और कहिए, आज वो राजा का भाई कहलाता है और महारानी का दूसरा बेटा या कहें छोटा बेटा कहलाता है। एक से एक कई सारी तस्वीरें हैं जहां पर वो छोटी बच्चियों के गोद पर लेटा हुआ है, छोटी बच्चियों को चूम रहा है और एक तरीके से राजशाही परिवार का रसूख उठाते हुए उसने कई सारे लड़कियों को आदान प्रदान किया। इंग्लैंड से अमेरिका भेजा, अमेरिका से लड़कियां आकर राजमहल के अंदर जा रही थी। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि किस तरीके से राजशाही परिवार की वो काली सच्चाई जो पूरी दुनिया से छिपी हुई थी, आज खुद इंग्लैंड की पुलिस ने या लंदन पुलिस ने अपने ही राजा के भाई को अरेस्ट कर लिया है। एक ऐसा देश जिसने एक समय में पूरी दुनिया पर राज किया, आज उसी की पुलिस अपने ही राजा को गिरफ्तार कर कर सलाखों के पीछे ले जा चुकी है। क्या है पर्दे के पीछे की वो डरावनी और रहस्यमयी कहानी कि किस तरीके से एक राजा अपने ही बेटियों को सौंपने की बात करता है जेफरी एप्स्टीन को, ताकि जो उनकी बेटियां हैं वो भी पूरी दुनिया को देख सके, समझ सके। सोचिए किस तरीके का राजा होगा, वहशीपन होगा जो अपनी बेटियों को बेचने तक को तैयार हो गया। क्या है पर्दे के पीछे की रहस्यमय कहानी, पर्दा उठा के बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो पहली बार समझिए ऐसा हुआ है कि इस पूरे केस में या जेफरी एप्स्टीन के जितने भी डॉक्यूमेंट सामने आए उसमें किसी राजशाही परिवार के प्रिंस को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि उनकी जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है और जो खुलासे हुए उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। ज़्यादा देर न करते हुए आप सबसे पहले तस्वीरें देखिए। जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है जिसने पोलो टी शर्ट पहनी है वाइट रंग की, ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंस एंड्रू हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है अभी अभी। अब ये जो प्रिंस एंड्रू हैं इसमें आपको साफ तौर पे 3 तस्वीरों को देखना होगा। पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो प्रिंस एंड्रू हैं उन्होंने एक वाइट टी शर्ट पहनी है, नीचे ब्लू जीन्स है और वो एक लड़के के ऊपर झुके हुए हैं अपने दोनों हाथ और दोनों पैर के बल। इसके अलावा तस्वीर जब बदलेगी तो दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि प्रिंस एंड्रू ने उस लड़की के पेट पर हाथ रखा हुआ है और तीसरी तस्वीर में जो ये हाथ है वो थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें जब सामने आई तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि प्रिंस एंड्रू का नाम भी इसमें सामने आएगा, लेकिन ये 3 तस्वीरें ही काफ़ी नहीं थी। इसके बाद एक और तस्वीर सामने आती है जिसके अंदर करीब 7 छोटी लड़कियां बैठी हुई हैं और उनके थाइस पर लेटे हुए हैं प्रिंस एंड्रू। और जब ये सारी चीज़ें निकल कर आई, जाँच पड़ताल हुई तो पता लगा शाही परिवार के महल के अंदर लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाया गया। उन्हें मजबूर किया गया कि राजा साहब जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा उनके लिए करिए। देखिए जो एप्स्टीन है अगर उसके बारे में बात करें तो आपको बताया गया कि वो किस तरह से अपने क्लाइंट्स को लड़कियों को दिखाता था, वीडियो के जरिए उनसे वीडियो क्लिप्स मंगवाता था। यहाँ तक कि उसने कई सारी ऐसी लड़कियाँ ट्रेन कर रखी थी जो नई लड़कियों को आगे ट्रेनिंग देती थी। उसके कमरे के अंदर मसाज टेबल पड़ा था और ऐसे में जब कभी कोई राजशाही परिवार से या बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जब वहाँ पर आते तो वो जो नई लड़कियां आई होती उनको पेश किया जाता और कमरे के अंदर एक लड़की मौजूद होती थी जो साफ तौर पे जो बच्ची आती थी उसको सिखाती थी कि देखो ये चीज़ें हैं और तुम्हें इनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें परफॉर्म करनी है। और इसके बाद जो पुरानी लड़की थी उसको बाहर भेज दिया जाता था और फिर जो छोटी बच्ची थी वो सारे काम करती थी, मजबूरी में उससे सारी चीज़ें करवाई जाती थी। लेकिन वो जो मजबूरी बच्चियों का फ़ायदा उठाया गया, जिस तरह से बच्चियों के साथ गलत किया गया, अब वो छन छन कर सामने आ रहा है और सबके आप यूँ समझिए सबके पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है, क्योंकि अब एंड्रू जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जिस तरह से सारे डॉक्यूमेंट सामने आए, सारी तस्वीरें सामने आई, हर किसी ने ये सोचा कि क्या राजशाही परिवार में भी ऐसा हो सकता है। तो इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है कि जो एक लड़की है वर्जीनिया करके नाम है जिनका, ज्यूफ्रे,
उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन एक ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, इसमें एंड्रयू आपको दिख रहे हैं, प्रिंस एंड्रयू, और उन्होंने एक लड़की की कमर पर हाथ रखा हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि वर्जीनिया ज्यूफ्रे है, जिसका केस जो है एक जाने माने वकील लड़ रहे हैं। और लगातार कहा जा रहा है कि वो 200 से ज़्यादा जो सर्वाइवर हैं, जो बचकर आई हैं लड़कियां, उनका केस भी अपने हाथों में ले रहे हैं और उनको इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सामने आके बताया कि जो वर्जीनिया थी, जब उनकी रहस्यमय तरह से मौत हुई थी, जब उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके साथ शाही महल में ऐसी चीज़ होने की कोशिश की गई, उनके साथ गलत किया गया, तो वकील के द्वारा ये सारी चीज़ें कही गई कि 2001 और 2002 के बीच में एंड्रयू के लिए ब्रिटेन में उन्हें भेजा गया था जेफरी एप्स्टीन के द्वारा। पहले उन्हें कोई भी चीज़ नहीं बताई गई थी, वो कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, चंगुल में फंस गई थी वो एप्स्टीन के। इसके बाद बाकायदा उन्हें ब्रिटेन भेजा जाता और यहाँ पर शाही परिवार उस महल के अंदर एंड्रयू 2001-2002 दो बार उनके साथ ऐसा हुआ और उन्हें बोला जाता है कि तुम्हें राजा साहब को खुश करना है। और प्रिंस एंड्रयू मजबूरी में लड़की का फ़ायदा उठाकर उसके साथ यौन संबंध बनाते हैं। इसके अलावा 2008 में ये भी आया कि फ्लोरिडा की एक 14 साल की लड़की थी, उसको भी भेजा गया था प्रिंस एंड्रयू के सामने। सोचिए, जो ये लड़की बताई गई वर्जीनिया ज्यूफ्रे, इसकी उम्र बताई जा रही थी 20-21 थी उस वक्त। तो सोचिए, 14 साल की बच्ची को भी एक प्रिंस के सामने भेजा जा रहा है कि सर हम आपके लिए लड़की भेज रहे हैं, आप व्यवस्था करके रखिए। सोचिए कितनी घिनौनी बात है, एक राजशाही परिवार से ऐसी चीज़ें निकलकर जब सामने आए। और यही सारी चीज़ों की जब जांच पड़ताल हुई, जब तस्वीरें सामने आई, तो अब जाकर गिरफ्तारी हो रही है। इसके अलावा साफ तौर पे वकील ने कहा कि मुझे ये कहने में कोई भी हर्ज नहीं है, और जिस तरह से मैं अपने क्लाइंट्स का केस लड़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आया कि ये जो महल हैं, जो बड़े बड़े महल हैं, जो ब्रिटेन के राजघराने का महल है, वहाँ पर बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाए गए हैं, और बनाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रिंस एंड्रयू ही हैं। और जिस तरह से मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, वो साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि किस तरह से जेफरी एप्स्टीन ना सिर्फ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हो गए, पॉलिटिकल जो पार्टी से रिलेटेड हैं उनके लिए, बल्कि ब्रिटेन के जो राजशाही परिवार है उसके लिए भी लड़कियों का इंतज़ाम कर रहे थे। अब ये भी चीज़ें सामने आई हैं, जो वकील उन्होंने ये भी कहा कि बकिंगम पैलेस में जिस तरह से जब मेहमान आते थे या कोई पार्टीज़ होती थी तो वहाँ पर भी लड़कियाँ भेजी जाती थी और उनकी बाकायदा लिस्ट बनती थी, और ऐसे में उन्हें पता लगा कि कौन सी सर्वाइवर हैं उसमें से, कौन सी वहाँ से बचकर निकल कर आई और कौन प्रिंस एंड्रयू के चंगुल में फंस गई। अब ये तो प्रिंस की बात हो गई, लेकिन आपको जानना होगा कि जो प्रिंस एंड्रयू हैं, इनके बगल में खड़ी हैं इनकी पत्नी सारा। इनकी भी कहानी आपको जाननी होगी, क्योंकि वही सारा हैं, वही आप यूँ समझिए वही रानी हैं जिन्होंने जेफरी एप्स्टीन को लेजेंड कह दिया, जिन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारी सर्विस में हाजिर होना चाहती हूँ, बस मुझसे शादी कर लो। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आप साफ तौर पे देखिए, इसमें बाकायदा मेंशन है, जो जितने भी डॉक्यूमेंट सामने आए, जो भी मेल सामने आए, इसमें लिखा हुआ है कि जो मैडम है, जो सारा मैम है, जो राजशाही परिवार से हैं, वो लिखती हैं, जून 2010 की बात बताई जा रही है और कहा गया है कि आप एक लेजेंड हैं और मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मेरा प्यार, मेरा जो ग्रैटिट्यूड है आपको लेकर, जितना मैं आपसे लगाव रखती हूँ, मैं कुछ भी आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मैं आपकी सर्विस में हाजिर होना चाहती हूँ, बस आप मुझसे शादी कर लीजिए। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, इसके अंदर बाकायदा ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और तो और इसी के साथ एक और डॉक्यूमेंट देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो रानी है, जो बाकायदा कह रही हैं कि आपकी सर्विस में हाजिर होना चाहती हूँ, मुझसे शादी कर लो, वहीं पर एक और जो डॉक्यूमेंट है उसमें बताया जा रहा है कि एप्स्टीन की शायद एक नाजायज़ औलाद भी थी, शायद उसका एक बेटा भी था। क्योंकि अगर आप इस पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है, ये जो सारा है इन्हीं का मेल इसमें आ रहा है और इसमें बोल रही हैं, जेफरी एप्स्टीन को बधाइयाँ दे रही हैं एक बेबी बॉय होने पर। क्योंकि ये सारा जो मेल सामने आया और इस डॉक्यूमेंट से अगर अटकलें लगाई जाए, इसे समझने की कोशिश की जाए, तो साफ तौर पर रानी के द्वारा ये कहा गया है कि आपको एक बेबी बॉय होने पर, यानी एक बच्चा पैदा होने पर आपको बधाई। तो यहाँ पर इससे ये अटकलें लगाई गई। शायद इनकी दोस्ती इस हद तक बढ़ गई थी क्योंकि वो शादी करने को भी तैयार थी जेफरी एप्स्टीन से। तो हो सकता है वो जो बच्चे की बात हो रही है इस पूरे मेल में, या वो जो बेबी बॉय का जिक्र किया गया है, वो जेफरी एप्स्टीन और सारा, जो ये प्रिंसेस हैं, जो बताया जा रहा रानी है, उनकी नाजायज़ औलाद हो सकती है। इसमें आप प्रॉपर वो स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रिंस एंड्रयू हैं, उनकी जो पत्नी है, उनकी सारी चीज़ें सामने आई, एक शाही घराना है उसकी सारी चीज़ें सामने आई, और तो और
जब जेफरी एप्स्टीन का 50वां बर्थडे था, जब वो 50 साल का होने वाला था, तो उसने एक पार्टी दी थी और उसमें उसने सारा और उसकी दोनों बेटियों को इनवाइट भी किया था। और जब वहाँ पर दोनों बेटियाँ पहुँचती हैं, इसके बाद जब जेफरी एप्स्टीन सारा की दोनों यानी एंड्रू और सारा की जो 2 बेटियाँ थी उनको जब देखता है तो उसे लगता है कि ये लड़कियाँ भी उसे मिल जानी चाहिए। और इसी के लिए वो जो सोर्सेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें बताया जा रहा है कि वो एक मेल करता है, वो बात करता है सारा से और कहता है कि क्या मुझे आपकी बेटियाँ मिल सकती हैं। सोचिए, एक माँ या यूँ समझिए जो रानी है, जो सारा है, वो इस बारे में जवाब क्या देती है। वो डायरेक्टली मना नहीं करती, बट वो ये लिखती है कि देखिए, जो मेरी बड़ी बेटी है वो तो अभी बाहर है और छोटी वाली का बॉयफ्रेंड है, वो किसी को पसंद करती है। यानी कि सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वो रानी अपनी बेटियों को भी जेफरी एप्स्टीन के हवाले कर देती, ये जानते हुए कि जेफरी एप्स्टीन किस तरह का शख्स है, वो जानते हुए कि जेफरी एप्स्टीन जो लड़कियां मंगा रहा है या जो भी लड़कियां उस तक जा रही हैं वो उन्हें बड़े बड़े आदमियों के सामने खाने की तरह परोस रहा है, अपने पैसे उससे बना रहा है और उस जेफरी एप्स्टीन के लिए वो लेजेंड जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। ये सारी चीज़ें हो गई प्रिंस एंड्रू की एक पैलेस के अंदर किस तरह से लड़कियों के साथ गलत किया गया और जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। और ये ठप्पा लगाता है उस बात पर कि जो भी जेफरी एप्स्टीन के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उसमें जिन जिन का नाम है, अगर जांच सही से की जाएगी तो सबके काले कारनामे सामने आएंगे। अब आपको एक वीडियो देखना होगा। ये जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे आपको जेफरी एप्स्टीन के दिमाग और उसकी जो गर्लफ्रेंड मैक्सवेल थी उनकी कहीं ना कहीं जो सोच थी वो समझ में आएगी। इस तस्वीर में अगर आप पढ़ेंगे, जो वीडियो आप देखना शुरू करेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि एक टेडी बियर रखा हुआ है। ये वही टेडी बियर है जिसे जेफरी एप्स्टीन लेकर आया था और छोटी बच्चियों से कहा जाता था कि इन टेडी बियर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करो। वो बच्चियों को सिखाता था, जो बाकी लड़कियां थी वो बताती थी, ट्रेनिंग देती थी और उसके बाद छोटी बच्चियों से उन टेडी बियर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कराई जाती थी और जेफरी एप्स्टीन खड़े होकर वो सारी चीज़ें देखता था। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी या कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हम बाकायदा नहीं दिखा सकते। हम उसको ब्लैक करने की कोशिश करेंगे, हम उसे हाइड करने की कोशिश करेंगे, बट लड़कियों के काफ़ी सारे न्यूड्स यहाँ पर हैं, कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो न्यूड हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्कल्पचर्स भी रखे हुए हैं जो लड़कियों के कुछ पार्ट्स को दिखाते हैं। और ये सारी चीज़ें, इसमें मैक्सवेल की भी बहुत सारी हैं, जो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड है उसकी भी कई ऐसी तस्वीरें हैं जो न्यूड हैं। और तो और ये जो पूरा उसका ये जो कमरा है, जो ये वीडियो सामने आया है, बहुत ही एक तरीके से दिखा रहा है कि कैसी सोच का आदमी था, चाहे वो मैक्सवेल हो या फिर एप्स्टीन हो, दोनों मिलकर बच्चों का शोषण कर रहे थे, बड़े बड़े लोगों के सामने उन्हें परोस रहे थे और तो और टॉर्चर करने के कई तरीके भी उन्होंने अपना रखे थे। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पाम बीच का वीडियो है, वहाँ की सरकार ने रिलीज़ किया। और इस वीडियो के अंदर ये जो कमरे मैंने आपको दिखाए, जो जगह मैंने आपको दिखाई, इसमें आपको दिख रहा होगा बाथरूम है, वहाँ पर बाथ टब है और वहाँ पर भी लड़कियों की गंदी तस्वीरें लगा रखी हैं। मतलब जेफरी एप्स्टीन ना सिर्फ वो लड़कियों को एक तरह से यूज़ करता था, उन्हें लेकर आता था, बल्कि आप सोचिए तस्वीरों के ज़रिए भी वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती रहती थी। अब आप आगे समझिए किस तरह से ये जो जेफरी एप्स्टीन है, एक एक करके सारे जो नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें चाहे राजशाही परिवार हो, चाहे बड़े बड़े लोग हो, वो किस तरह से इसमें फंसते जा रहे हैं। और आखिर प्रिंस एंड्रयू जो हैं वो कैसे इतनी बड़ी, आप यूँ समझिए, इस पूरे केस में फंसते चले गए। देखिए, इस पूरी कड़ी में जो आपको वो धैर्य से और समझने की ज़रूरत है वो ये है कि महारानी के 2 बेटे हुए, किंग चार्ल्स III और प्रिंस एंड्रयू। जो किंग चार्ल्स III हैं उनकी जो जन्म तिथि है वो है 1948, मतलब हमारा देश जब आज़ाद हुआ उससे 1 साल बाद किंग चार्ल्स इस दुनिया में आए और आज के समय में वो ब्रिटेन के राजा भी हैं। लेकिन उनकी जो शादी होती है वो किससे होती है? वो होती है प्रिंसेस डायना से। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रिंसेस डायना है। प्रिंसेस डायना उनसे कितने साल छोटी थी? लगभग 12 से 13 साल छोटी लड़की से राजा साहब जो आपके हैं उस वक्त शादी करते हैं। और प्रिंसेस डायना की अगर आप जाके गूगल में या कहीं पर भी पढ़ेंगे तो उनकी जो डेथ मिस्ट्री है वो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमयी मौत में से एक है कि किस कदर जिस रानी को पूरी जनता पसंद करती थी, हर कोई पसंद करता था, उसके रहस्यमयी तरीके से एक राजशाही परिवार के अंदर मौत हो जाती है। अब इस पर भी सवाल उठने लगते हैं, लेकिन खैर वो एक दूसरी केस स्टडी है। आज हम बात करेंगे राजा साहब के दूसरे बेटे या कहें रानी के प्रिंस एंड्रयू के बारे में। प्रिंस एंड्रयू पर जब आज उनका हाल ही में 66
अब बर्थडे था आज, जब वो अपने बर्थडे मना रहे थे तभी उन्हें पुलिस आकर गिरफ्तार कर लेती है। पता क्या लगता है कि इन्होंने अपने राजशाही दम को दिखाते हुए, प्रिंसेस राजकुमार का पावर दिखाते हुए, इन्होंने कई बार गलत तरीकों से, देखिए जब प्रेसिडेंट या कोई भी डिप्लोमेट्स हमारे बाहर जाते हैं तो कई बार कहा जाता है कि आप इनकी बैग को मत चेक कीजिए या क्या सामान लेके आ रहे हैं इन्हें मत चेक कीजिए। वो तो सोचिए डिप्लोमेट्स हैं, मतलब वो बाबू हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन जब राजा साहब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उनके सामान को भी चेक नहीं किया जाता। राजा साहब ने कोई सामान मंगाया है तो उनके घर में कौन सा सामान आ रहा है, जा रहा है, इसकी भी चेकिंग नहीं होती। और इसी लूप होल का फायदा उठाकर महलों के अंदर लड़कियां बच्चियां बुलाई जाती थी। प्रिंस एंड्रू छोटी बच्चियों का यौन शोषण करते थे, रेप करते थे। जो उनकी बीवी थी, उनके संबंध जेफरी एप्स्टीन से निकलते हैं। दावा यह किया गया कि जो रानी, जो राजकुमारी है, उनका एक अवैध बच्चा भी है जो मेल के जरिए कांग्रेचुलेशन कर रही हैं जेफरी एप्स्टीन से, उन्हें प्रपोज कर रही हैं, लव यू लिख रही हैं। और जो राजा साहब हैं वो उसी जेफरी एप्स्टीन के महलों में जाकर, उसके फार्म हाउस में जाकर छोटी बच्चियों के साथ गलत काम भी कर रहे हैं। और ये जो राजशाही परिवार है, कभी मौका लगे तो जरूर पढ़िएगा कि किस तरीके से जो चकाचौंध डिसिप्लिन वाली एक जिंदगी आपको दिखाई पड़ती है ऑन कैमरा, एक ऐसी काली कड़वी सच्चाई भी है जो बहुत रहस्यमय तरीकों से इंग्लैंड से कभी बाहर ही नहीं आ पाई। बात करेंगे किसी दिन इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए जो इंग्लैंड के राजशाही परिवार है, जिस तरीके से उस परिवार ने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया एक वक्त में, आज वो किस तरीके से एक छोटे से महल के अंदर दुबक के रह गया है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जानिए कि किस तरीके से ये जो राजशाही परिवार है, जब वो कहा जाता है कि एक वक्त में वो लगभग 100 से 150 देशों पर राज किया करता था, आज के समय में वो डायरेक्टली 15 देशों के हेड नियुक्त हैं। इंग्लैंड नहीं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इंग्लैंड की बात नहीं हो रही, इस फैमिली की बात हो रही है। ब्रिटेन रॉयल फैमिली आज भी डायरेक्टली 15 देशों के पॉलिटिक्स पे, उनकी मिलिट्री पर डायरेक्टली इंटरफेयर करती है। 15 देशों में कहां, तो एक समय में 150 देशों पे उनका राज हुआ करता था, और इनडायरेक्टली लगभग 42 देशों में इनका दखल है। बाकी उसमें आप अगर सोचेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली की बात भी हो तो भारत भी कहीं ना कहीं उस राजशाही परिवार के चादर के तले अंदर आता है। बात करेंगे किस तरीके से आता है। लेकिन जब 1947 में जब भारत अलग हुआ ब्रिटेन से, तब राजशाही परिवार को लगा कि अगर इसी तरीके से बवाल खड़ा होना शुरू हो जाए, क्योंकि देखिए उस वक्त हिटलर पर आरोप लगाए गए कि हिटलर ने एक तरीके से पूरी जनता को मार दिया, लेकिन इंग्लैंड के राजशाही परिवार पर भी आरोप लग रहे थे कि बंगाल में जो भूखमरी हुई थी उसमें राजशाही परिवार की गलत फैसलों की वजह से भारत के बंगाल में लाखों लोगों की जान गई थी। और तब 1948 के वक्त में एक ड्राफ्ट बनाया जाता है और उसका नाम रखा जाता है कॉमनवेल्थ। और कॉमनवेल्थ क्या चीज है? 2010 में आपको याद होगा दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। इसमें जितने भी देश उस वक्त अधीन में थे या बाहर आजादी के लिए लड़ रहे थे, वो इस के तले अंदर आएंगे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो राजशाही परिवार इन्हें कंट्रोल करेगा। तो इसलिए कॉमनवेल्थ में जितने भी देश आते हैं, अभी भी अगर आप जाके गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा भारत भी उसमें है। और यहां तक कि जो इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? जाके आप सर्च कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री तो वहीं के लोग बनते हैं, लेकिन उनका हेड ऑफ द स्टेट जो राजा होगा इंग्लैंड का या जो रानी होगी इंग्लैंड की, वही ऑस्ट्रेलिया की हेड होगी। मैं ऑस्ट्रेलिया की क्यों बात कर रहा हूं? कनाडा पे आ जाइए। कनाडा का प्रधानमंत्री आपने सुना होगा, लेकिन कनाडा का प्रेसिडेंट कौन है? कनाडा का प्रेसिडेंट या कहें उनका हेड ऑफ द स्टेट एक इंग्लैंड का राजा या कहें ब्रिटिश रॉयल फैमिली का जो सदस्य है वही उसका हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है।
अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए तमाम कई सारे अफ्रीकन देश हैं, उनके अभी भी जो उनके हेड ऑफ द स्टेट हैं यही फैमिली बनी रहती है। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई गरीब देश अगर इंग्लैंड से आज़ाद होना चाहे तो आज के वक्त में मुश्किल है, आसानी से आपको आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन बावजूद इसके ये अभी भी ब्रिटिश रॉयल फैमिली को हेड ऑफ द स्टेट क्यों मानते हैं? तो दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी यह है कि हाल ही में एक अफ्रीका के पास में एक छोटा सा देश था जिसने पिछले साल ही अपनी आज़ादी की घोषणा की। उस घोषणा में जो किंग चार्ल्स हैं वो पहुंचते भी हैं और महज 1 साल के अंदर जैसे ही वो इंग्लैंड के छत्रछाया से बाहर आए, उन्हें लग गया एक तरीके से कर्ज के तले, वो दब गए। लगभग 350 बिलियन उन्होंने आईएमएफ से लोन लिया। अब आईएमएफ कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और इस पे एक मत जो अधिकार है वो अमेरिका और इंग्लैंड का रहता है। और इस वजह से उस देश की हालत इतनी खतरनाक हो गई कि वहां पे भुखमरी बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ने लगी और उनकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। और इसी वजह से हर कोई ये चाहता है कि मान लीजिए कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली अगर उन पर राज कर रही है तो किसी ना किसी बहाने उन्हें पैसे या इकोनॉमी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन उनका ख्याल जरूर रखेगा। क्योंकि जो ब्रिटेन का जो राजा है वही उनका राजा भी है। और इसलिए जानबूझकर ये जो हेड ऑफ द स्टेट वाली जो चीजें हैं अब तक नहीं हटाई गई हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सोचिए इतने डेवलप होने के बावजूद भी आज भी ब्रिटेन के छत्रछाया से बाहर निकलने से कतराते। उन्हें लगता है कि अगर हम बाहर निकल गए तो हमारी इकोनॉमी डूब सकती है। और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी तो 1 ट्रिलियन से भी ऊपर है। तो सोचिए इतनी तगड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी उनके मन में क्यों इतना डर बना हुआ है कि हम ब्रिटेन के राजशाही परिवार से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तब हमने सोचा कि ये जो राजशाही परिवार है उसने तो अपना बचाव कर लिया और आज के समय में ब्रिटिश रॉयल फैमिली को ना बोलते हुए आज उसे कॉमनवेल्थ बोला जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। सोचिए कितने पैसे लगाए जाते हैं, कितने पैसे आते हैं और वो पैसों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा तो राजशाही परिवार को ही मिलता है। दूसरी चीज, जब हम इस पे और ज्यादा जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमें एक चीज और पता लगी कि जो रॉयल फैमिली है असल में पैसे किस तरीके से कमाती है। अगर आज के समय में बात करूं तो जितनी जमीनें जो ब्रिटेन की सरकारों के पास नहीं है उतनी उससे भी ज्यादा जमीनें, प्रॉपर्टीज ब्रिटेन के राजा के पास है। अगर राजा नहीं होगी तो रानी होगी। और यहां पे एक दिलचस्प बात यह कि जिस तरीके से भारत में कहा जाता है कि घर का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, ब्रिटेन में यह प्रथा नहीं है। घर का सबसे बड़ा जो बेटा हो या बेटी हो वो राजा या रानी बनेगी। मायने ये कि घर में सबसे बड़ी बेटी अगर होती है तो वही रानी बनेगी। मान लीजिए उस रानी की शादी किसी और शख्स से हो जाए तो फिर भी वो ब्रिटेन की रानी या महारानी कहलाएगी और जिससे उसकी शादी हुई है वो प्रिंस कहलाएंगे, यानी कि राजकुमार कहलाएंगे। उनका जो बेटा होगा वो राजा बन सकता है। और ऐसे में ये जो अभी के जो किंग चार्ल्स हैं ये एक तरीके से पहले इतनी बुढ़ापे में उनको बनना पड़ा क्योंकि जो उनकी बहना थी वो एक तरीके से सबसे ज्यादा ब्रिटेन पे राज करने वाले शख्स में से एक थी। उन्होंने हमारी आज़ादी देखी, एक तरीके से उन्होंने पार्टीशन देखा, हर एक चीज देखा और सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन पे काबिज भी रही। और फिलहाल के लिए किंग चार्ल्स अभी राजा हैं, लेकिन सोचिए जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके बेटे को अभी नहीं बनाया गया है क्योंकि जो राजा हैं वो अभी भाई जिंदा थे और इनके बेटे अब बन सकते हैं। तो फिलहाल के हमने आपको ये चीज समझा दी, लेकिन इससे पहले समझिए कि दरअसल जो ब्रिटेन की जो हम जिस तरीके से भारत में हम अपने राष्ट्रपति को सैलरी देते हैं तो ब्रिटेन में एक कानून व्यवस्था है कि हम रॉयल फैमिली को ग्रांट्स देंगे। ग्रांट्स मतलब कुछ एक मुश्त रुपए देंगे जिससे ब्रिटेन की रॉयल फैमिली अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन बावजूद इसके जो सरकारें हैं, जो वहां पर राजा रानी हैं, राजशाही परिवार है, उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, जमीन है, विंड फार्म्स हैं, जहां से जो रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू का मोटा हिस्सा तो ब्रिटेन की सरकार के पास जाता है। लेकिन सरकार फिर उसमें से मान लीजिए कि 100 रुपए अगर आ रहे हैं किसी प्रॉपर्टी से कमाई के जरिए तो उसमें से सरकार 50 रुपए रखती है और 50 रुपए सीधे तौर पर राजशाही परिवार के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये तो रही सरकारी व्यवस्था, किस तरीके से वो पैसे कमा रहे, क्योंकि जमीनें जो हैं वो सब के सब रानी की हैं या राजा की हैं, जो भी ब्रिटेन का राजा बनेगा। अब इसके बाद
अगर मान लीजिए कि ब्रिटेन के राजा को खुद ही पैसे खर्च करने हैं, मान लीजिए उसे कहीं जाके दान देना है, तो ब्रिटेन के नागरिकों का टैक्स का पैसा जाकर दान में नहीं दे सकते। तो इसके लिए डूशे लैनिस्टर, यहां पर एक लैनकास्टर कहते हैं, सब माफ कीजिएगा, यहां पर एक पुरानी संपत्ति है ब्रिटेन के अंदर जिससे बहुत ज्यादा कमाई होती है, और कहा जाता है कि किंग चार्ल्स की जो कमाई, खुद की जो कमाई है, जो प्रॉफिट है, वो एक तरीके से होटल या उस इलाके में जितनी भी चीजें होती हैं वहां से उनके खुद का जेब खर्च आता है। और मान लीजिए कल को कोई रानी भी बनती है, कल को कोई दूसरा राजा भी बनता है, तो उसकी कमाई भी उसी इलाके से आएगी। एक पर्टिकुलर इलाका है, जिस जमीन पर दुकानें हैं, सब कुछ है, तो जो भी मोटा मुनाफा होगा राजा या रानी के पास पहुंचेगा। दूसरी चीज, यहां पर जो राजा के अगर मान लीजिए बेटे या बेटी हैं, वो कहीं घूमने जाते हैं, तो उनके पास पैसे कैसे आएंगे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजा की बेटी कोई आम नागरिकों की तरह काम नहीं कर सकते, तो उनके पास जो पैसे होंगे, खानदानी रईस लोग हैं, आप ये भी याद रखिएगा, तो उनके पर्सनल खर्चे उठाने के लिए एक वेल्स, एक ब्रिटेन में एक जगह है वेल्स करके, वहां पर उनका एक महल है, उस महल से जो भी कमाई होती है उसके आसपास इलाकों से, वो राजा के बेटे बेटियों के पास पहुंचता है। और कुछ इसी तरीके से ये जो खानदानी परिवार है, जो राजशाही परिवार है, अपनी कमाई करता है। फिर आप पूछ सकते हैं कि क्या ब्रिटेन का राजा या रानी टैक्स देते हैं? तो आपको बता दें कि टैक्स देना तो उतना जरूरी नहीं होता है, उनके लिए कानून में प्रावधान है, लेकिन स्वेच्छा से जो किंग चार्ल्स III हैं जो अभी, और जो उनकी बहन भी थी, उन्होंने भी स्वेच्छा से टैक्स दिया है। और एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि हम भी ब्रिटेन के नागरिक हैं, राजा हैं या रानी हैं उससे क्या हुआ, लेकिन हम भी ब्रिटेन के तरक्की में योगदान देना चाहते हैं। तो हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से राजा के भाई पर आरोप लगा, राजा के भाई किस तरीके से महलों के अंदर छोटी बच्चियों को लेकर आते थे, राजा के भाई या कहें राजकुमार की जो बीवी है, जो राजकुमारी है, जो हो सकता था कि इस समय वो राजा भी बन सकते थे, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के राजा भी बन सकते थे, उनकी जो बीवी है वो लव यू लिख रही हैं, वो ये कह रही है कि अब बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सोचिए, कहां पति छोटी बच्चियों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कहां बीवी किसी और मर्दों के साथ बच्चों होने की खुशी मना रही है, और कहां अपने ही बच्चों की सौदेबाजी तक होने के बात होने तक सामने आने लगी है। तो इसलिए ये जो सारी जो काली सच्चाई, ये जब पूरी दुनिया को पता लग रही है, खुद उन्हीं की पुलिस, खुद उन्हीं की जनता, जो खुद यूके के PM सबने ये कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और आपको बता दें कि जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रिंस एंड्रयू के जो भी राजशाही टाइटल्स थे उन्हें उनसे छीन लिया गया है, उन्हें राजमहल से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन राजमहल से बाहर कब निकाला गया? ऐसा तो नहीं है कि आज ही आपको ये चीजें पता लगी, बहुत पहले से वेटर देख रहे होंगे, गार्ड्स देख रहे होंगे, हर कोई, किसी को पता था कि राजमहल के अंदर राजा साहब छोटी बच्चियों के साथ गलत हरकत करते हैं, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। और सालों बाद जब ये मामला ठंडा पड़ गया, जो मेन अपराधी मर गया, उसके बाद राजा साहब को कहा जा रहा है कि आपको राजशाही परिवार से बाहर कर दिया जाता है, दखल, आप कभी भी इसमें दखल नहीं देंगे। तो अब इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब चीजें बहुत आगे निकल चुकी हैं, बिगड़ चुकी हैं, एक तरीके से बदनामी हो रही है राजशाही परिवार की। और इसलिए हमें इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए राजशाही परिवार की काली सच्चाई आप तक लाना पड़ा, बताना पड़ा कि जो चकाचौंध आपको कैमरे पर दिखती है, वो कैमरा बंद होते ही एक काली, अंधेरी और घिनौनी दुनिया की तरफ ये लोग पहुंच जाते हैं। और इसलिए इनका नाम उजागर करना जरूरी था, इनके फोटोग्राफ्स आपको दिखाना जरूरी था, क्योंकि हर चीज जो दिखाई जाती है वो अच्छी नहीं होती, उस पर आपको एक सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।